ग्रेजुएशन 2007 में किया आपने? जी सर। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? सर 2007 से लेके 2014 तक हमने मनरेगा में काम किया है, पंचायत रोजगार सेवक के पद पर। उसके बाद सर अभी वर्तमान में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ सर। मनरेगा में आपने काम किया? मनरेगा कब लागू हुआ? जी सर 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। संपूर्ण भारत के लगभग ये मनरेगा था या नरेगा था? 2006 से नरेगा था सर। कहाँ से लागू हुआ? जगह का नाम बता पाएंगे? क्या नाम था? ये सर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला से लागू किया गया था, मन्नापल्ली। कब ये नरेगा से मनरेगा बना? 2 अक्टूबर 2009 को सर महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर इसका नाम चेंज किया गया था और मनरेगा किया गया था। अच्छा, कोरोना संकट में कहा था मनरेगा ने अहम भूमिका निभाई, क्या क्या भूमिका निभाई? सर पहला तो एक तो जहाँ विभिन्न लोगों का रोजगार के क्षेत्र में जो सर प्राइवेट निजी कंपनियां बंद हो गई थी, तो एक रोजगार के साधन के रूप में बहुत अच्छा भूमिका निभाया था। दूसरा, बिहार जैसे राज्यों में जो प्रवासियों की खास तादाद में जो प्रवासी घर लौटे थे, उनके लिए एक संकट में सर बहुत एक राहत का काम मनरेगा के द्वारा किया गया था। तो सर कहीं ना कहीं इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है सर कोरोना लॉकडाउन के टाइम सर। अच्छा, आपका स्नातक विषय इतिहास है सर। इतिहास। वैकल्पिक विषय मैथिली भाषा एवं साहित्य। हॉबी सर मैथिली लोकगीत सुनना और गाना सर। अच्छा, मैथिली लोकगीत सुनना और गाना। जी सर। अच्छा, इतिहास विषय में आप इतिहास भी पढ़े हुए हैं, किसी भी शासक के द्वारा मनरेगा की तरह की कोई योजना कभी चलाई गई थी रोजगार के लिए? एग्जैक्ट सर याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इससे मिलती जुलती योजना। हाँ, ऐसे कृषि क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी, तो हम कह सकते हैं जैसे नहरों का निर्माण, तालाबों का निर्माण किया गया था, तो उसी टाइप का मनरेगा में भी वर्क किया जाता है सर। तो कुछ इसको समानता है नहीं। मनरेगा का मूल्यांकन करने के लिए अगर आपको कहा जाए कि 10 में से आपको नंबर देना, तो कितना नंबर दीजिएगा? मूल्यांकन यदि करते हैं तो सर 10 में हम उसको लगभग 8 नंबर दे पाएंगे सर। 2 नंबर में कमी कहाँ पर पाते हैं आप? 2 नंबर में कमी तो एक सर थोड़ा सा लीकेज के स्तर पर, और दूसरा एक है सर कि हम सालों भर रोजगार नहीं दे पाते हैं। जैसे बिहार राज्य है, उसमें 24 जिला सर आपदा प्रभावित रहता है, तो उसमें सालों भर रोजगार नहीं दे पाते हैं। तीसरा है सर कि इसमें मजदूरी की जो लीकेज कहाँ है, उसको कैसे रोकेंगे आप? लीकेज रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाएंगे सर, लोगों को जागरूक करेंगे। कहाँ लीकेज को बताइए पहले। लीकेज सर ग्राम पंचायत लेवल पर लोगों को जानकारी नहीं होने पर बिचौलियों के द्वारा इतने दिनों से चल रहा है 2006 से, और अभी तक तो लोग जान ही गया कि भाई मनरेगा योजना है जो चलती है गाँव में। सर तो फिर वहाँ पर लीकेज कैसे हो जाता है? अभी भी लोग बहुत जागरूक नहीं है सर। किस चीज के मामले में जागरूक नहीं है? अब तो डीबीटी हो गया ना। डीबीटी हो गया है सर, लेकिन लोगों बिचौलिया के द्वारा किया जाता है क्या कि उनका जॉब कार्ड या उनका जो पासबुक है, बैंक पासबुक, उनको किसी न किसी तरह अनाधिकृत रूप में रख लिया जाता है या उनको ब्लैकमेल किया जाता है। आप एसडीएम अगर बनेंगे तो इसको कैसे रोकेंगे? इसको रोकने के लिए सर हम पंचायत लेवल पर जो कर्मी होंगे उनको प्राधिकृत करेंगे और सतत उसका मूल्यांकन करेंगे सर, और जो दोषी होगा उसको कठोर दंड देंगे। मतलब कैसे? आपको अंडर में तो बहुत सा, एक सब डिवीजन में हमको लगता है कम से कम पंचायत होगा तो 50 पंचायत होगा, कर पाएंगे? सर बिल्कुल कर पाएंगे सर। तो साप्ताहिक हम मीटिंग लेंगे कार्यक्रम पदाधिकारी का, और उसके अधीन जो भी कर्मी है उसको सब मीटिंग में तो आपको बस पेपर का जो रिपोर्ट है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई आज भी जॉब कार्ड लोगों का मुखिया अपने पास रख के जेसीबी से काम नहीं करवाता है, ये कैसे पता चलेगा आपको? योजनाओं के जो क्रियान्वयन के समय में यदि हम क्षेत्र भ्रमण करते हैं और आम लोगों से मिलते हैं तो निश्चित रूप से हमें ये जानकारी मिल जाएगी सर। क्या कहें कि आपके अंदर कम से कम 50 पंचायत रहेंगे, आपके पास इतना समय रहेगा कि 50 पंचायत में आप घूम पाए?
कल नहीं है, परसों है मिनिस्ट्री का। इसके लिए सर हम प्रत्येक ब्लॉक में एक शिकायत के लिए कोषांग का गठन करेंगे और लोगों को पहले जागरूकता के तहत लोगों के तहत मैसेज देंगे कि किसी भी तरह का यदि आपको सोशल ऑडिट इसमें कुछ काम कर सकता है। यस सर, सोशल ऑडिट काम कर सकते हैं। सोशल ऑडिट करवा करके उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं आप। यस सर, टेक्नोलॉजी का भी यूज आप चाहे टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। सोशल ऑडिट को टेक्नोलॉजी से यूज करते हैं। अच्छा, अपने बिहार में एक डीएम है जो काफी यूज कर रहे हैं इसका, ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का काफी यूज कर रहे हैं और काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं और उनका पेपर भी खूब नाम आता है। कहाँ के डीएम है? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। बिहार में जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, इसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम आता है। जो सेंट्रल स्कीम है या स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, उसका लोग मतलब पूरी तरह से एक तो डिलीवर नहीं कर पाते। डिलीवर भी होता है वो सही आदमी को सही तरह का नहीं मिलता है। के रूप में आप इसको कैसे इफिशियंसी लाइएगा? तो पहला तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर उनको बेहतर काम करेंगे सर, ताकि विद्यालयों का जो भवन विद्यालय है भवन बने। ये तो आपके कैपेसिटी में नहीं आएगा। इसके लिए तो सेंट्रल और स्टेट से फंड रिलीज होता है, तब जाकर काम होता है। सर बहुत जगह होता है कि फंड रहने के बावजूद भी नहीं बन पाता है, तो उस समस्या को दूर करेंगे। बहुत जगह जमीन की अनुपलब्धता होती है जिसके कारण भी विद्यालय भवन नहीं जाता है, तो इन परेशानियों को दूर करेंगे। दूसरी बात है कि सर शिक्षक जो गैर शैक्षणिक कार्य में बहुत जगह प्रतिनियुक्त होते हैं, उसको हम चाहेंगे कि विद्यालय में वो शिक्षा कार्य में रहे और उसमें शैक्षणिक का जो सत्र है वो टाइम से हो, बच्चों का पठन पाठन और जो प्रेजेंटेशन है वो 100% रहे सर। तो इसके तहत हम शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। बिहार सरकार अभी एक घोषणा की है कि जो सरकारी सेवक 50 साल के पार हैं और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कुछ अगर अक्षम है तो उनको हटा दिया जाएगा। आप इसको कैसे आंकते हैं? सर ये बिल्कुल ही सरकार का सही निर्णय होगा, क्योंकि यदि कोई कर्मी यदि अक्षम है काम करने के लिए तो काम प्रभावित होगा। इससे जन कल्याण की योजनाएं या जो जनता का जो भी सेवा है तो वो प्रभावित होगा। तो निश्चित रूप से हम सरकार का ये सराहनीय कदम मान सकते हैं। कोई आदमी 50 साल तक एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरा जान दे दिया, उसके बाद पैरालिसिस मार दिया उसको आप हटवा दीजिएगा? नहीं, उसके लिए सर हम सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक नियम बनाया जाना चाहिए सर। कुछ नियम तो नहीं है, जो कंपनसेशन वर्कमैन कंपनसेशन है वही है। तो अभी जो हटाया जा रहा है तो उसमें तो उस तरह का वर्णन कुछ नहीं है। यही वर्णन है कि जो ऐसा है उसको हटाया जाए। सरकारी नौकरी का एक ही आकर्षण था कि भाई हम जॉब्स विद सिक्योरिटी है यहाँ। आप भी अगर आना चाह रहे हैं इस क्षेत्र में तो आप भी इसीलिए आना चाह रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी है यहाँ, 60 वर्ष तक हमारी नौकरी रहेगी, अच्छी वेतन अच्छा पेंशन रहेगा, और इस चीज को ही खत्म कर रही है सरकार। तो आपको नहीं लगता है कि बस कॉर्पोरेट कल्चर को पूरी तरह से ला रही है सरकारी क्षेत्र में? लेकिन जो सेवा संहिता होता है सर उसमें कहीं ना कहीं सेवा सर की एक सेक्शन का इसमें हवाला दिया था। कौन सा सेक्शन है जिसके तहत ये निर्णय सरकार ली है? 74 कौन है? अच्छा, अभी बजट आज पेश हुआ है, कुछ बताएंगे? कुछ क्या नया है बजट में? बजट में सर जैसे आज बजट में बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा। एमएसएमई में जो सरकार का सहयोग है उसमें दोगुनी की जाएगी और निवेश को बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात है, जो कोरोना संकट में देखा गया कि बहुत सारे कंपनी चीन से या अमेरिका से भाग रहे थे, तो उसको हम अपने देश में ले आ पाएंगे ताकि हमारे यहाँ निवेश बढ़े और रोजगार बढ़े। ये हमारे यहाँ से सकारात्मक कदम सरकार के द्वारा घोषणा में देखा गया है सर। आप इस सारे घोषणा को धरातल पर आने में कितना आंकते हैं? बिल्कुल सरकार का सकारात्मक प्रयास रहा तो सर बिल्कुल धरातल पर आ जाएगा। सरकार एक बुलेट ट्रेन चलाने की बात 4 साल पहले अपने बजट में दिया, फंड भी अलॉकेट कर दिया। आज तक उसके नाम पर डेवलपमेंट लगभग नगण्य रहा मीडिया में। क्या कहना चाहिए सर? सबसे पहला तो इसमें था कि जो वित्तीय राशि है निवेश, तो निवेश के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है
और दूसरा कोरोना संकट है जिसमें सरकार के पास बहुत सारा निवेश उपलब्धता नहीं हो पाई है। लेकिन सरकार प्रयास कर रही है उसको लाने के लिए सर। इसके लिए जापान सरकार के साथ संधि भी किया गया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सर जब सरकार का वित्तीय स्थिति मजबूत होगा तो इस दिशा में सर सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। बढ़ती ठंड में येलो कार्ड, रेड कार्ड ऐसा करके जारी किया जाता है, ये क्या होता है? तो जहाँ ठंड से ज्यादा खतरा है, येलो में क्या करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? येलो में वैसे सर इसका तो इंडेक्स हमको नहीं मालूम है सर, कुछ अंदाजा लगा सकता हूँ। बताइए। जैसे सर 0 डिग्री से लेकर के और 20 डिग्री तक का जहाँ तापमान है सर एवरेज, तो वहाँ हम येलो में रख सकते हैं। उसके नीचे का तापमान जहाँ गिरता है उसको हम रेड अलर्ट में रख सकते हैं। इतिहास आप से स्नातक किया है, इतिहास का काल विभाजन बताइए, कैसे कैसे करें? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, कैसे कैसे विभाजन करेंगे? प्राचीन भारत सर हर्षवर्धन के काल तक को हम मानते हैं, 647 ईस्वी तक को। उसके बाद के काल से लेकर के 1857 के क्रांति तक का काल जो है मध्यकाल तक माना जा सकता है। और 1857 से वर्तमान काल तक सर आधुनिक काल मान सकते हैं। 647 को आपने क्यों आधार माना है मध्यकाल की शुरुआत? सॉरी सर, 1857 के विद्रोह को आधुनिक युग की शुरुआत को क्यों माना आपने? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद सर एक भारतीय समाज में और आर्थिक राजनीतिक रूप से एक रिवोल्यूशनरी चेंज देखने को मिलता है। और वहां से ब्रिटिश शासन का डायरेक्ट एक कंट्रोल भी स्थापित होता है सर, इसलिए हम इसको आधुनिक काल मान सकते हैं। अच्छा, गांधी अगर नहीं होते तो भारत को आजादी कैसे मिलती, कब मिलती? सर हो सकता है कि जो 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली उसके आगे पीछे का डेट हो सकता था, लेकिन गांधी जी नहीं होते तो हो सकता था कि क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में भी आजादी मिल सकती थी या कहीं दूसरे रूपों में हो सकती थी, जैसे अन्य देशों में देखा गया है सर। गांधीवादी आंदोलन का क्या बेनिफिट हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन? गांधीवादी आंदोलन का सर बेनिफिट हुआ कि सबसे पहले तो यहाँ रक्तपात नहीं हुआ, कहीं न कहीं क्रांतिकारी आंदोलन में अधिक संख्या में लोग मारे जाते थे, ये हमको देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि सर यहाँ अधिकांश वर्गों का सहयोग रहा, मजदूर किसान से लेके मध्यम वर्ग और सर बुद्धिजीवियों का अच्छा, पटेल को आप महान नेता मानते हैं? नेहरू भी पटेल प्रधानमंत्री होते, परिस्थिति क्या होती? क्योंकि पटेल जी भी प्रधानमंत्री होते तो शायद वही करते जो नेहरू जी ने किया है, क्योंकि सरकार में सर दोनों लोग शामिल थे और दोनों लोगों की सहमति थी। और भारत का जो ऐसा सर शासन प्रणाली है इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है सर, किसी एक व्यक्ति के निर्णय को महत्व नहीं दिया जाता है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ सर कि बहुत ज्यादा खास परिवर्तन हम नहीं हो पाता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी नेहरू बने या गृह मंत्री जी पटेल जी बने, एक रूप में देखे तो विरोध नहीं किया। अच्छा, भारत में राष्ट्रवाद कब से राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद होता है सर निश्चित किसी क्षेत्र
किसी निश्चित क्षेत्र में वैसी भावना होती है जहाँ किसी खास क्षेत्र, भाषा या कल्चर उसको प्राथमिकता देते हुए, मतलब दूसरे अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ एक भाषा, एक क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता तो देते हैं। देशभक्ति और राष्ट्रवाद में कुछ अंतर है कि एक ही चीज है? दोनों में अंतर है सर। क्या अंतर है? देशभक्ति सर हर एक आदमी की अंदर की अनुभूति होती है, ये अमूर्त रूप में होता है। वही देशभक्ति का जो परंपरा का आस्था है उसको राष्ट्रवाद कहते हैं सर। किसी देश के विकास के लिए क्या होना चाहिए? वो देश के लोगों को देशभक्ति होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए? बिल्कुल देशभक्ति होना चाहिए, क्योंकि अब राष्ट्रवाद के कारण हो सकता है कि किसी अन्य देश से मेरा संबंध भी खराब हो सकता है। इससे सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर? सत्ता जहाँ मूर्त रूप है, मूर्त है, हाँ ठीक, वही संस्कृति अमूर्त रूप है सर। हम्म। सत्ता का नाश हो सकता है सर, संस्कृति का विनाश नहीं होता है। और संस्कृति लोगों के अंदर की अनुभूति होती है, लोगों का आचार व्यवहार इससे संबंध रखता है, जबकि सभ्यता दिखाई पड़ता है। जैसे हड़प्पा काल को हम सभ्यता मान सकते हैं और वैदिक काल को हम वैदिक संस्कृति मानते हैं। तो किसी समय का भौतिक विकास जो होता है वही वहाँ की सभ्यता होती है। हेलो, अच्छा, मैथिली साहित्य आपका वैकल्पिक विषय है, तो प्रशासन में आप कहीं पर इसका योगदान देखते हैं? प्रशासन में हम कई रूपों में इसका योगदान हम देखते हैं सर। पहला तो भाषा संवेदनशीलता सिखाती है, समाज का दर्पण होता है। तो कहीं न कहीं साहित्य पढ़ने वालों को दूसरों के प्रति से एक संवेदनशील बनाता है। वहाँ की समस्याओं के बारे में, वहाँ के लोगों के मनोभावों के बारे में जानकारी हमें मिलती है, ताकि हम उसको समझ सके और उस अनुरूप अपने कार्य को वहाँ हम आयाम दे सकें सर। प्रशासन को एक सीमित मात्रा में ही संवेदनशील होना चाहिए। अगर अधिक संवेदनशील हो जाएगा तो प्रशासन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर मान लीजिए कोई बहुत ही गरीब व्यक्ति आपके पास आता है और अपना दुखड़ा सुनाता है कि सर हमको न घर है, न हमको किसी सरकारी योजना का लाभ मिल पाता है, तो आप उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? उसके लिए सरकार की योजनाएं सर, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसको हम घर के लिए दे सकते हैं। उसके बाद यदि वो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति है तो उसके लिए हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत दस्तावेज उसके पास है नहीं कोई, वो इतना मतलब निरक्षर और पिछड़ा हुआ है कि कभी दस्तावेज भी अपना नहीं बना सका। आधार कार्ड नहीं है, फोटो पहचान पत्र नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? तो उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है सर, तो वहाँ के स्थानीय लोगों से, स्थानीय जनप्रतिनिधि है या तो मुखिया हो या सरपंच हो, उसके माध्यम से उसका दस्तावेज बनवाने का कोशिश करेंगे सर। और उसके बाद हम उसको जो भी सरकारी योजना है उसमें उसके तहत उसको बेनिफिट देंगे। ये तो वैसा लोग हुआ कि जो आप तक पहुंच सका, अपना दुखड़ा आपको आकर सुना दिया। बहुत सारा लोग समाज में ऐसा जो कि जिसका प्रशासन तक पहुंच भी नहीं हो पाता है, तो उस तक आप योजनाओं का पेनिट्रेशन कैसे बढ़ाइएगा? सर निश्चित रूप से वहाँ जो मेरे कनीय कर्मी होंगे, मेरे अधीन, वहाँ प्रखंड लेवल पर और पंचायत लेवल पर जो भी कर्मी है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके उसका सतत हम मूल्यांकन करेंगे। अभी जैसे आप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, तो इसमें आपको क्या क्या खराब अनुभव मिल रहा है? अच्छा अनुभव नहीं, जो आपको खराब अनुभव मिला है, क्योंकि आपका भी काम योजनाओं को लागू करना है, आपको कहाँ कहाँ पर लगता है प्रॉब्लम, यहाँ पर प्रॉब्लम है लागू करने में? प्रॉब्लम तो सर सबसे पहला तो ये कहे कि लीकेज के स्तर पर मान लीजिए कि SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं, तो वहाँ एक साक्षरता का बहुत निम्न लेवल है, तो निश्चित रूप से उसको योजना की जानकारी नहीं होती है। दूसरा है कि यदि हम जागरूकता कार्यक्रम के लिए उनके यहाँ जाते हैं तो सबसे पहला उनका ये मोटिव रहता है कहने का कि कुछ देने के लिए आए हैं कि नहीं। तो यही है कि यदि उसको हम बेनिफिट देते हैं, तो कोई सरकारी लाभ यदि उनके साथ साथ हम उनको दे तो निश्चित रूप से वो लाभान्वित भी होंगे और जागरूक भी होंगे सर। नहीं, तो अभी तक आप तो काम कर ही रहे हैं इस फील्ड में ना, तो आप ऐसा कुछ किए हैं जिससे कि लोग, जो पहले लोगों की शिकायत थी कि भाई हमको क्या मिलेगा यहाँ जाकर के, तो वो पॉजिटिव हुए हैं? किसी योजना में आपको ऐसा लगा है कि आप लोगों को विजिट करने से या कन्विंस करने से या उसके प्रचार प्रसार से लोग पॉजिटिव हुए हो? बिल्कुल सर। किस योजना में आपको ऐसा लगा? जैसे खाद्य आपूर्ति है सर,
उसमें तो आप डायरेक्ट उसको खाद मिल रहा है, उसमें आप कन्विंस नहीं भी कीजिएगा तो आकर लेगा। कोई ऐसा योजना बताइए जिसमें कि डायरेक्ट उनको कुछ मिल नहीं रहा है, मिलेगा तो फ्यूचर मिलेगा, उसमें आप लोगों ने कन्विंस करके उनको पॉजिटिव किया। जैसे SC/ST उद्यमी योजना है सर, उसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाता है सरकार को। और दूसरी योजना सर अभी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है, तो उसमें हम घर घर जाकर के समाज में जाकर के एक जागरूकता कार्यक्रम करते हैं और उनको बताते हैं कि आपको यदि कोई उद्यम लगाना चाहते हैं तो आपको 10 लाख तक का लोन मिलेगा, उसमें 5 लाख का जो है अनुदान रहेगा, 5 लाख का लोन आपको 0 इंटरेस्ट पर मिलेगा। तो लोग उसमें काफी सकारात्मक रूप से वो अपनी रोल अदा करते हैं सर। और दूसरा मुख्यमंत्री परिवहन योजना है सर, जिसमें अभी तक हमने 200 से अधिक लोगों को इससे लाभान्वित किया है। जिसके पास पेपर नहीं था उसका पेपर भी हमने बनवाया है, जैसे जातीय आवासीय और आय प्रमाण पत्र हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ सर। तो निश्चित रूप से उन लोग यदि योजना के जब कुछ उपाय आप बताइए जिससे कि सरकारी योजनाओं का पेनिट्रेशन एकदम समाज के निचले वर्ग तक हो, निचले वर्ग तक और लाभ उनको पहुंचा सके, उनमें जागरूकता है, ऐसा कुछ उपाय बताइए आप जिससे कि हम समाज का जो सोया हुआ वर्ग है एकदम नीचे एकदम सबसे निचला लोअर स्ट्रेटा जो है उसमें अवेयरनेस हम ला सके, कुछ ऐसा उपाय बताइए। उपाय सर मेरे हिसाब से सबसे पहला तो जागरूकता ही है सर। तो उसी के लिए तो उपाय पूछ रहे हैं आपसे हम, उनको जागरूक करने के लिए हम क्या करें कि खुद आगे आए योजनाओं का लाभ लेने के लिए, ऐसा कुछ उपाय बताइए आप। जागरूकता के साथ साथ सर कोई डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजना हम उसके साथ पे ले सकते हैं सर। जैसे कोई उसको तत्काल बेनिफिट कोई मिल रहा है तो किसी स्कीम का, और उसी स्कीम के मार्फत हम यदि उसको हम जागरूक करते हैं कि आप ये चीज कीजिएगा तो आपको इसके साथ में ये भी बेनिफिट मिलेगा, तो निश्चित रूप से वो लोग ज्यादा इच्छुक होंगे। ठीक है, आपकी हॉबी है मैथिली लोक संगीत और लोक सुनना और गाना। तो मिथिला का जो लोक नृत्य है क्या है, लोक नृत्य वहाँ का? मिथिला का लोक नृत्य है सर, झिझिया है, सामा चकेवा है, जट जटिन है, यही सब है। सामा चकेवा का कोई गाना याद है आपको? सॉरी सर, जट जटिन का जट जटिन कोशिश कर रहे हैं सर, करिए। लेब का चली है गे जटिनिया, लेब का चली है गे, तोरा भाली कमरिया जटिन लेब का चली है गे। नहीं चलबो रे जटवा, नहीं चलबो रे, मोरा भाली कमरिया जटवा, नहीं चलबो रे। ये सब लोक नृत्य जो है इसका विषय वस्तु क्या होता है? इसका विषय वस्तु एक तो मनोरंजन है सर, और दूसरा है कि महिला पुरुष में एक तरह से प्रेम का भाव जगाना है। एक और मिथिला में होता है आपको डोमकच नाच, इसका क्या मतलब इसमें पात्र का कौन होता है और इसका क्या विषय वस्तु होता है, ये नाच क्यों किया जाता है? डोमकच नाच सर किसी के परिवार में यदि बच्चे का जन्म होता है तो सब सर पर डोमकच नाच किया जाता है। श्योर है, डोमकच नाच जब किसी दूल्हे के घर से बारात जाती है दूसरे जगह, तो उस घर के सारे पुरुष बारात पे चले जाते हैं, तो वहाँ की स्त्रियां रात भर जगती है ताकि कोई चोर डकैत घर में न आ जाए। इसके लिए स्त्री ही वर्ण का रूप लेकर के, और किसी पारिवारिक या वैवाहिक भी कोई प्रसंग होता है जिसपे गाना और नृत्य सब होता है, ये एक वैवाहिक है पर्पस इसका। अच्छा, बच्चे के जन्म के अवसर पर जो गाया जाता है गाना उसको क्या कहते हैं? सोहर करते हैं सर। उसका विषय वस्तु क्या होता है? कृष्ण के जन्म से संबंधित होता है। सोहर का जब भी कोई गाना होगा तो उसका संबंध कृष्ण जन्म से होगा। आपके मैथिली साहित्य में भी है कहीं सोहर का वर्णन? मिथिला की बेटी बहुत नाम कमाई है इस मामले में, इस गाने इसी संबंधित। मैथिली ठाकुर, ठीक। तो गीत सुनाइए, जोर से ध्यान में है, बोलिए सुनाइए। बर सुख सार पाओल तू तीरे, छारित निकट नयन बहरी रे।
पर सुख सारे बिन मोह विमल तरंगे पुनि दर्शन होई पुनमति गंगे पर सुख सारे पाओले तू तीरे हारित निकट नैना बहनी सुख सारे। तब विद्यापति का गंगा नदी से बड़ा एक असीम स्नेह था, इस गाने में भी झलकता है। इसका और एक कारण था, क्या कारण था वही आपको बताना है। आखिर गंगा से इनको इतना प्रेम क्यों था? इनकी माँ का नाम गंगा देवी था। विद्यापति की माँ जो थी, उनकी माँ का नाम भी गंगा ही देवी था, इसलिए गंगा से इनको एक विशेष स्नेह